हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक बार फिर हम आपके सामने एक नया अभ्यास, एक नई ऊर्जा के साथ में पढ़ाने जा रहे हैं, जहां पे आप विज्ञान और गणित के आंकिक प्रश्नों को सीखने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर हम कक्षा 9वीं की बहुत ही रोचक टॉपिक को कार्य और ऊर्जा के आंकिक प्रश्न को हल करते हैं और ये बहुत ही अच्छा अध्याय है। इसके न्यूमेरिकल्स आया करते हैं और हम लोग इनको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। दिया हुआ है, इसका पहला प्रश्न है, 2 किलोग्राम की एक पुस्तक 1 मीटर ऊंची मेज पर रखी है। पुस्तक की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, पुस्तक 1 मीटर ऊंची मेज पर रखी हुई है, तो इसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो स्थितिज ऊर्जा है और हमें उसकी गणना करनी है। तो पुस्तक की स्थितिज ऊर्जा, पुस्तक की स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है U = mgh होगा। m क्या है? m है पुस्तक का द्रव्यमान। पुस्तक का द्रव्यमान, ये m दिया हुआ है। कितना दिया है? 2 किलोग्राम। और पुस्तक पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कितना प्रभाव दिखा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है। गुरुत्वीय त्वरण ये दे रखा है क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर इसकी ऊंचाई, पुस्तक यानी जो रखी है मेज पे, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है, ऊंचाई h = 1 मीटर। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा U = mgh में मान रख दीजिए। m की वैल्यू कितनी है? 2 और g की वैल्यू कितनी है? 9.8 और h की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, तो पुस्तक में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा, पुस्तक में संचित स्थितिज ऊर्जा U = अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 × 16 का 6 और 9 × 18 = 19, 19.6 ये जूल इतनी ऊर्जा इसके अंदर संचित होगी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो कह रहा है, एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल की क्रिया रेखा विस्थापन की दिशा में 45 अंश का कोण बनाता है, तो पिंड को 4 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें एक पिंड है और ये क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर, क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर विस्थापित हो रहा है। क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर विस्थापित हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया। तो कह रहे हैं कार्य का मान क्या होगा। तो कार्य बराबर हम जानते हैं, ये जो कार्य W है ये है बल F d cos थीटा। ये इसका व्यापक सूत्र होता है। दिया क्या क्या है बता दे रहे हैं। मिला क्या है क्वेश्चन में? दिया है बल, बल का मान दिया गया है F = 20 न्यूटन। ठीक है, और ये जो बल की क्रिया रेखा में जो विस्थापन है, यानी d की वैल्यू भी दे रखी है, कितना है? 4 मीटर। और ये जो एंगल
एफ और डी के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। बस हमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 में जो कार्य W आया है, कार्य W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू है 20 और डी की वैल्यू है 4 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पे 20 चौका 80 और यहाँ पे cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। हर का हम लोग यहाँ पे 80/80 इंटू 1/2 √1/2। यहाँ पे अब हमें हर का क्या करना है परिमेयकरण, 1/2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2, ठीक है, कि हमारी वैल्यू जो हो आसान हो जाए। ये 20 चौक यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 2 4 जा 8 यानी कि 40 आ गया। वर्ग की वैल्यू कितनी हो गई, जो वर्ग आया 40√2 और √2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.414, ये W आ गया। अगर 40 गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे 40 इंटू 0.414 W, यहाँ पे 40 हो गया। अब इसको सीधे सीधे क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे तो वर्ग, ये 40 हुआ, 4 चौक 16 का 6, 4 एकम 4 1 5, 4 चौक 16, 3 अंक के बाद में दशमलव, 4 चौक 16, यहाँ पे 3 अंक के बाद में दशमलव, 3 अंक के बाद में दशमलव, यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ गया। तो यहाँ पे अब इसको क्या करना है ऐड कर देना टोटल, यानी कि वर्ग की जो वैल्यू लास्ट में आ जाएगी तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, जब हम 40 में 16.56 जोड़ेंगे तो 56 कितना जाएगा, कार्य 56.56 और कार्य का जो मात्रक होता है वो कितना होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो कह रहा है एक कुली 40 किलोग्राम का बोझ लेकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 20 मीटर की दूरी चलता है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया गया। एक कुली था, ये सुंदर सा हमारा कुली हो गया, कुली भाई साहब, और इसने कुछ अपने सर पे वेट रखा है, कितना किलोग्राम का 40 किलोग्राम का वेट ले रखा है और इसे लेकर ये क्या करता है एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 20 मीटर दूरी चलता है। तो कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया गया। अब यहाँ पर समझने की बात है कि जो गुरुत्व बल लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, इस पे जो ग्रेविटी जो वर्क कर रही है वो नीचे की ओर वर्क कर रही है और इसका जो विस्थापन है विस्थापन क्षैतिज दिशा में है, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का। तो कार्य बराबर हम जानते हैं, कार्य बराबर यानी W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम बल की भी गणना कर सकते हैं कि ये जो 40 किलोग्राम है अपने सर पे लाते हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर कितना बल लगा रही है, बल से भी क्वेश्चन आ सकता है, बल कितना बल इस कुली के ऊपर लग रहा है, ठीक है, 40 किलोग्राम जो वेट है ये इसके ऊपर कितना बल आरोपित हो रहा है और कार्य की गणना करना है। तो कार्य सीधे सीधे क्या हो जाता है, एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी, एफ की वैल्यू दे रखी है
एफ की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे है एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एफ की वैल्यू होगी उसके भार के बराबर। किसी पिंड का जो भार होता है, कोई वस्तु अपने भार के बराबर ही बल आरोपित करती है किसी चीज पर, अपने जिसका जितना भार होगा वो उतना ही बल उस वस्तु के ऊपर आरोपित करेगी। तो जिसका भार बल के बराबर हो जाएगा। तो कुल 40 किलोग्राम का बोझ लिए हैं, तो 40 किलोग्राम हो जाएगा उसके बोझ का। और जो जी की वैल्यू है 9.8 या फिर हम 10 कंसीडर कर लेते हैं, सपोज करिए, चलिए हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया है, ये भी रख सकते हो वैल्यूज को आसान बनाने के लिए। अदरवाइज कहीं पे दिया होता तो हम लोग 9.8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। ये अब F की वैल्यू आ गई D, क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता, अभी बहुत आसान सा है। यहाँ पे D की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। अब सॉरी वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा, थीटा, गुरुत्व और क्षैतिज में विस्थापन। गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है और विस्थापन कहाँ पे है, क्षैतिज दिशा में है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। तो W इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। और थीटा, कॉस थीटा कितना है, 90। कॉस डब्ल्यू यहाँ पे 4 2 जा 8 और यहाँ पे 30 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो जो कार्य आएगा वो कितना आएगा, 0। आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते थे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ये पूरा जो है कंटेंट एग्जामिनर को एग्जाम में लिखें। एग्जामिनर आपसे चाहता है इस तरह के प्रश्न इसीलिए देता है कि वो आपसे कुछ बीच की कैलकुलेशन को, कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है कि आप उसे बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। अदरवाइज आप थीटा की वैल्यू यहीं पे cos 90 0 रखते तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो कुली द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और विस्थापन परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। धन्यवाद। हम अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कह रहा है एक मशीन 20 सेकंड में 150 जूल कार्य करती है, इसकी सामर्थ्य क्या है। सामर्थ्य किसी यंत्र द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य या किसी यंत्र की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे सामर्थ्य कहते हैं। तो एकांक समय में कोई भी मशीन जितना काम करती है वो उसकी सामर्थ्य कहलाती है। तो सामर्थ्य जो होता है, सामर्थ्य या शक्ति, किसी यंत्र की जो सामर्थ्य या शक्ति जो होती है, ये इसको P से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है, शक्ति P बराबर W/T। P बराबर W/T। अब दे क्या रखा है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पर दिया गया है समय, दिया गया है समय यानी T बराबर कितना है, 20 सेकेंड। और ये जो कार्य है, कार्य कितना दे रखा है, कार्य दे रखा है 150 जूल। अब हम टोटल वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो P बराबर कार्य हमारा 150 हो जाएगा और जो समय हो जाएगा 20। इसको हम क्या करेंगे, 0, यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 15/2, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 7.5। और किसमें इसका मात्रा क्या होता है, शक्ति का मात्रा वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड, वाट। अगले प्रश्न इसी में क्वेश्चन नंबर 5, एक पंप का सामर्थ्य 7.5 किलो वाट है, वह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना पानी
25 मीटर ऊपर उठा सकता है, 25 मीटर ऊपर उठा सकता है। ठीक है, तो जो इस यंत्र की जो सामर्थ्य दी है, ये जो पंप है, पंप का जो सामर्थ्य है कितना है, P की वैल्यू दे रखी है। P बराबर हम जानते हैं W/T, P बराबर W/T होता है। और ये जो कार्य होगा तो यहाँ पे इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी, mgh। उसको पानी को मास यानी द्रव्यमान को ऊपर उठाना है और एक हाइट तक लेके जाना है। तो यहाँ पे G बराबर W=mgh हो जाएगा और यहाँ पे T, तो यानी कि P का एक नया फार्मूला निकलेगा mgh/T, mgh/T। T को मल्टीप्लाई करिए, P को मल्टीप्लाई करिए T से, T गया P से मल्टीप्लाई, P इंटू T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mgh। हमें 25 मीटर तक ऊपर उठा सकता है कितना पानी, यानी पानी की मात्रा को काउंट करना है, द्रव्यमान। इस वजह से हम द्रव्यमान को काउंट कर रहे हैं। तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P इंटू T अपॉन GH। एक नया फार्मूला बना, कोई फार्मूला नया नहीं है, लेकिन इससे जो है उठाए गए, लिफ्ट किए गए पानी की मात्रा या पानी का द्रव्यमान हम इससे काउंट कर सकते हैं। यानी पंप द्वारा उठाए गए पानी का द्रव्यमान। अब हम जितना द्रव्यमान होगा हम उसको काउंट कर सकते हैं, किसी भी हाइट पे लेके जाओ। अब यहाँ पे इससे हम काउंट कर सकते हैं कितना पानी ऊपर की ओर उठा, केवल वैल्यूज को पुट करना है। क्या दे रखा है अब बता दीजिए, दिया है P इक्वल्स टू दिया है 7.5 किलो वाट, यानी 7.5 किलो वाट मतलब 7.5 इंटू 1000 वाट मीन्स 75000 और एक अंक के बाद में 0, यानी पावर की वैल्यू कितनी है, 7500 वाट है। प्रति मिनट यानी जो समय दे रखा है, समय यानी t बराबर कितना देगा, प्रति मिनट। मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड या फिर 1 मिनट, हमने लिख दिया है। फिर इसके बाद में h, पानी को कितना ऊपर उठाना है, तो 25 मीटर ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक पानी आना है, h की वैल्यू दे रखा है 25 मीटर। सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो m इक्वल्स टू P की वैल्यू 7500, फिर इसके बाद में इंटू T की वैल्यू 60। अच्छा, अब यहाँ पे जो G है, G को हम लोग मान लें कि कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, 9.8 रखेंगे, डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम इसको अपनी कैलकुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लिया। बहुत आसानी से वैल्यू कट जाने वाली, डाटा बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे G की वैल्यू आ गई, तो G की वैल्यू कितनी है, हमने 10 माना है। फिर इसके बाद में H की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। तो देखो जरा, डाटा बहुत अच्छा हो गया। 25 एकम 25, 25 3 75 और 2 जीरो लगा दिया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो उठाए गए, पंप द्वारा उठाए गए पानी का द्रव्यमान, ठीक है, पंप द्वारा उठाए गए पानी का द्रव्यमान 1 मिनट में कितना है, तो ये 300 गुणे 6 आया,
यानी कि 1800 किलोग्राम या 1800 लीटर पंप जो है पानी को ऊपर की ओर 25 मीटर उठा सकता है 1 मिनट में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 6, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 हॉर्स पावर की मोटर द्वारा 7.46 गहरे कुएं से प्रति सेकंड कितने किलोग्राम पानी खींचा जा सकता है। हमें मोटर की पावर द्वारा एक गहरे कुएं से पानी खींचना है और कुएं की गहराई कितनी है 7.46। हम मोटर की पावर से गहरे कुएं से पानी को ऊपर की ओर उठाएंगे, यानी यंत्र द्वारा कार्य जो शक्ति यंत्र की जो शक्ति होगी उससे हम कार्य करेंगे। एकांक समय में किया गया कार्य क्या होगा, शक्ति कहलाएगी। और इसी पावर के द्वारा जो पानी गहरे कुएं में होगा वो ऊपर की ओर आएगा। बच्चों, ये जो हमारा जो कार्य होगा ये संभावित गुरुत्वीय ऊर्जा के बराबर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई तक गुरुत्वीय बल के विरुद्ध उठाई जाती है और इन पर अन्य ऊर्जा जैसे घर्षण बल या वायु का प्रतिरोध इनको शामिल नहीं किया जाता, इस स्थिति में ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता और जो कार्य होता है वो संभावित ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि ये जो हमारा कार्य है वो mgh के बराबर हो जाता है, mgh के बराबर हो जाता है। यानी P mg और h अपॉन t। अब यहां से हम लोग कितने किलोग्राम पानी खींचा जा सकता है मास की गणना करना है, तो m को हम क्या करेंगे p इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये p या t से मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पे ये आया mgh या फिर m को होल्ड किया और यहाँ पे p इंटू टी अपॉन gh। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में रखेंगे क्या क्या वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पावर दे रखी है, P कितना है 10 HP, 10 हॉर्स पावर को समझेंगे। 1 HP 1 हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति जो होती है 1 HP वो कितने बराबर होती है 746 जूल के बराबर होती है, 746 जूल के बराबर होती है। तो 10 अश्व शक्ति यानी कि 10 अश्व शक्ति किसके बराबर होंगी, 10 अश्व शक्ति ये कितना होगा 7460 जूल, ये हो जाएगा। सॉरी ये क्या है बच्चा, ये वॉट है, ये वॉट रहेगा। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अब ये 10 अश्व शक्ति 7460 वाट के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, तो पावर दिया हुआ था, फिर इसके बाद में समय दिया हुआ है, फिर पावर हो गया t, समय दिया है हमारा कितना समय है, समय t की वैल्यू है 1 सेकेंड, समय की वैल्यू है 1 सेकेंड। फिर g का मान हम वही रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कितना रखेंगे, कैलकुलेशन वाला गुरुत्वीय त्वरण अगर दिया होता है तो 9.8 ले लेते हैं, अगर नहीं दिया है तो हम कैलकुलेशन को दिखाना है तो कितना ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर ये बच्चा यहाँ पे ये P इंटू टी और यहाँ पे G और H होगा। M को रोका
और पीटी के नीचे क्या आ जाएगा, जी और एच नीचे आ जाएगा। आप फिर इसके बाद में हाइट, गहराई, कुएं की गहराई, कुएं की गहराई क्या है, यही इसकी क्या है, ऊंचाई है। कुएं की जो गहराई होगी, कुएं की जो गहराई है, यही इसकी क्या है, हाइट है। कितना है, 7.46, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ठीक है। अब ये इसकी हाइट है। फिर आगे मीटर में ही है, मीटर में। फिर अब हम इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। समीकरण 1 में हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो प्रति सेकंड उठाए गए द्रव्यमान की मात्रा है ना, तो खींचे पानी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, हो जाएगा m इक्वल टू p, p की वैल्यू कितनी है, 7460, 7460, और t वैल्यू कितनी है 1, और g की वैल्यू कितनी है 10, और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 7.46। ये मीटर गहरे में से प्रति सेकंड कितने किलोग्राम पानी उठाया जा सकता है, ये है प्रश्न। यही था कि 10 क्वेश्चन नंबर 6 था मीटर, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है तो मीटर लिख लीजिएगा। आगे अब हमारा पॉइंट हट जाता है, तो यहाँ पे दो डिजिट लेफ्ट हैंड था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा ऊपर की ओर। अब ये 746 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर 746 से पूरा 746 कैंसिल हो गया, ये 10 आए, 10 दहम 100, 10 गुना 10 यानी कि m का मान कितना हो जाएगा, 100 लीटर, 100 लीटर पानी को, किलोग्राम पानी को ऊपर की ओर उठाया जा सकता है। ऐसे मोटर जिसकी जो 10 हॉर्स पावर का हो, वो 100 लीटर पानी वो 1 सेकेंड में ऊपर उठा सकता है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी, और गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा U और कार्य में जो रिलेशन है वो भी संभावित समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, एक अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जो कह रहा है 5 किलोग्राम भार के एक पत्थर के टुकड़े को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। पृथ्वी से टकराते समय इसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक पत्थर था, किसी ऊंचाई पर रखा था, 10 मीटर की ऊंचाई पर, 20 मीटर की ऊंचाई, किसी भी ऊंचाई पर रखा हो तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा ही होती है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो हम सबसे पहले काउंट करते हैं कि पिंड जो रखा था उसकी स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा। जब ये क्या था, एक ऊंचाई पर रखा था, ठीक है, तो इसमें गतिज ऊर्जा जो थी वो शून्य थी। पिंड की गतिज ऊर्जा शून्य थी। इसमें किस प्रकार की ऊर्जा थी, केवल इसमें स्थितिज ऊर्जा थी। इस वजह से mgh यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh, और गतिज ऊर्जा जो थी वो क्या थी, शून्य थी। दिया क्या क्या है, दिया है पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान m इक्वल टू 5
किलोग्राम। ठीक है, पत्थर के टुकड़े को 10 मीटर की ऊंचाई से, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है h इक्वल टू कितना दे रखा है 10 मीटर, और g दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण g दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस u का मान निकाल लीजिए, 5 इंटू 10 टोटल u की वैल्यू कितनी आ गई 500 जूल आ गई, 500 जूल। ऊर्जा संरक्षण के जो नियम से जो पत्थर की जो संभावित ऊर्जा होगी, जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अब यहाँ पे जब जो इसकी स्थितिज ऊर्जा थी, जब ऊपर से गिराया गया, यही इसकी क्या हो जाएगी, जब टकराएगा तो पृथ्वी तल से, तो ये इसकी कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से पिंड की, ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा का मान कितना निकाला है 500, और गतिज ऊर्जा का मान भी कितना हो जाएगा 500। दोनों ही ऊर्जाएं क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। थैंक यू। चलिए बच्चों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है एक इंजन की सामर्थ्य 20 किलोवाट है, इसके द्वारा 100 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा। आप जानते हैं कि एकांक समय में जो किया गया कार्य, किसी यंत्र के द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य, उसकी शक्ति कहलाती है P=W/T। और ये जो कार्य होता है संभावित ऊर्जा के बराबर होता है, जब उस वस्तु पर किसी प्रकार के घर्षण बल या फिर वायु का प्रतिरोध न कार्य कर रहा हो, इस स्थिति में संभावित ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। यानी W=mgh/T। P की वैल्यू दे रखा है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, सामर्थ्य दे रखी है 20 किलोवाट, यानी P=20 गुना 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20,000 वाट हो जाएगा। 20,000 वाट हो गया। फिर इसके बाद में द्रव्यमान दे रखा है, पिंड का द्रव्यमान, किस पिंड को उठाना है, द्रव्यमान दे रखा है, m दे रखा है, पिंड का द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 किलोग्राम दे रखा है। फिर इसके बाद में उस पिंड को कितनी ऊंचाई तक उठाना है मशीन के द्वारा, h की वैल्यू दे रखी है 50 मीटर ऊंचाई तक उठाना है। अच्छा, तो गुरुत्वीय त्वरण भी यहाँ पे होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जाना है, यहाँ पे उठाना है, और हम यहाँ पे 9.8 ना लिखे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद में हमें क्या करना होगा, टाइम की वैल्यू काउंट करनी होगी। तो टाइम t बराबर क्या हो जाएगा mgh अपॉन p। तो t बराबर कितना हो जाएगा, m की वैल्यू रखिए 100, g की वैल्यू 100, g की वैल्यू
10, m की वैल्यू 100, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 50। देख लीजिए, m की वैल्यू कितनी 100, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 50 रखी और p की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 20,000। अब कैंसिलेशन करना है, एलिमिनेशन जीरो को, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। हमारे पास t आया 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5 सेकेंड। टाइम कितने आ जाएगा, यानी कि इस 100 किलोग्राम के पिंड को ऐसे मशीन जिसकी सामर्थ्य 20 किलोवाट है उसको 50 मीटर तक उठाने में मात्र 2.5 सेकंड का समय लगेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कह रहा है कि 10 किलोवाट सामर्थ्य वाले एक इंजन द्वारा 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी जिसकी क्षमता 50 किलोलीटर है को भरने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, 80 मीटर ऊंचाई पर एक टंकी रखी है जिसकी क्षमता 50 किलोलीटर है और जिस इंजन से पानी भरना है उसकी सामर्थ्य 10 किलोवाट है, ऐसा डिटेल दिया गया है। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो जी है इसका मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में वही इंजन की सामर्थ्य या शक्ति का सूत्र लगेगा। क्या होता है, एकांक समय में किया गया कार्य उस इंजन की क्या होती है, शक्ति होती है, या फिर उस इंजन का सामर्थ्य होता है, पावर। तो इंजन की सामर्थ्य, इंजन की सामर्थ्य जो है, इंजन की सामर्थ्य P/W/T फार्मूले का यूज करना है। W जहां पे कार्य है। अब पानी को नीचे से और 80 मीटर ऊंचाई तक लेके जाना है, तो इस स्थिति में हमें गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा, ठीक है, ये जो कार्य होगा गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा के बराबर, ठीक है, करना होगा। इस स्थिति में जहां पर घर्षण बल या फिर वायु का प्रतिरोध, ठीक है, इन सभी में किसी प्रकार की ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, तब जो किसी वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, और इस स्थिति में अन्य कोई ऊर्जा का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये कार्य जो है ये कितना हो जाता है, mgh हो जाता है, अपॉन कितना हो जाता है, t, mgh/t। तो P mgh/t, यहां से हम t के मान को ज्ञात करेंगे, फिर अपना डाटा देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इस इंजन का सामर्थ्य दे रखा है, इंजन का सामर्थ्य कितना दे रखा है, P 10 किलोवाट। 10 किलोवाट का मतलब होता है कि 10 इंटू 1000 वाट, यानी 10,000 क्या हो जाएगा, इसकी सामर्थ्य है। अच्छा, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है, 80 मीटर। ठीक, और गुरुत्वीय त्वरण g का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो पानी है, पानी जाके एक ऐसी टंकी में भर रहा है जिसकी क्षमता कितनी है, 50 किलोलीटर, ये इसका वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो इस टंकी में जो पानी आएगा वो अपनी डेंसिटी के बराबर आएगा। ठीक है, इसकी डेंसिटी पूरे में रहेगी। तो पानी का जो द्रव्यमान होगा इस टंकी में, जो पानी का द्रव्यमान होगा इस टंकी में, पानी का द्रव्यमान, टंकी में पानी का द्रव्यमान
अब हमें m के मान की गणना करना है। तो m के लिए हम क्या करेंगे, इस टंकी में कितना पानी आएगा उसकी मात्रा कितनी है, m बराबर होता है द्रव्यमान का फार्मूला ज्ञात करने के लिए एकांक आयतन में उपस्थित सकल द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो रो बराबर m/v। यहां से m की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो रो और क्या हो जाएगा v, ये हो जाएगा m क्या है, उस पदार्थ का द्रव्यमान, और ये क्या है पदार्थ का घनत्व, और ये क्या है v क्या है उसका आयतन। ठीक है, तो m रो v हो जाएगा। ये एक फार्मूला होता है द्रव्यमान ज्ञात करने का। ठीक है, टंकी का द्रव्यमान। अच्छा, ये जो रो होता है ये क्या है, रो घनत्व है किसका, पानी का। ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इतना होता है पानी का घनत्व। ठीक है, अब यहाँ पे हम m की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। रो का वैल्यू कितना है 1000 और v का वैल्यू कितना है, ये जो v अभी हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, तो यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं टंकी की क्षमता जो दे रखी है, टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता यानी v है, ये कितना है 50 किलो लीटर, 50 किलो लीटर ये है, ये टंकी की क्षमता यानी इसकी कैपेसिटी है, यानी v है। तो यहाँ पे हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमें टंकी में उपस्थित पानी का द्रव्यमान, द्रव्य की मात्रा हमको पता चल गई। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि कितने समय में ये पानी भरने में कितना समय लगेगा, ये 50 किलो लीटर पानी भर जाएगी टंकी में। तो यहां से समीकरण 1 मानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P की वैल्यू एक बार पुनः लिख लेते हैं, पुनः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में देखिए P का वैल्यू कितना निकला है, ये निकला है 10,000 वाट निकला है। फिर इनकी यूनिट्स को रखने की जरूरत नहीं है। अब फिर इसके बाद में m की वैल्यू कितना निकाले हो आप, ये 50 और ये 1000, 50,000 m। फिर इसके बाद में क्या रखना है, g का वैल्यू कितना रखे हो 10, और h कितनी ऊंचाई तक पानी जाना है 80। ठीक है, ये टोटल वैल्यू रखे हो। फिर इसके बाद में इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यही तो गणना करना था। ठीक है, तो ये t हो जाएगा, ये t नीचे आ जाएगा। अब ये t क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 10,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 t आएगा। फिर इसके बाद में 10,000 t डिवाइड में चला जाएगा, यानी ट्रांसफर कर, यहाँ पे ये 50,000 गुना 10 गुना 80, और ये अपान में जो 10,000 था यहाँ पे चला गया, और ये t यहाँ पे चला गया। और फिर ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसके बाद में ये 4 जीरो नीचे से ऊपर वाले 4 जीरो कैंसिल हो गए, ये 4 जीरो कैंसिल हो गए। तो ये जो t की जो वैल्यू आई, ये जो t है ये कितना है 500 गुणे 8, तो t बराबर कितना आया 5 40, यहाँ पे 2 जीरो, और ये टोटल किस में आ गया, सेकंड में आ गया। ठीक है, तो इस 50 किलो लीटर टंकी को भरने में हमें 10 किलोवाट सामर्थ्य वाले इंजन से कितना समय लगेगा, तो आपका उत्तर होगा 4,000 सेकंड लगेगा। धन्यवाद। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं, जो कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से 10,000 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण जी के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर इसका वेग तथा कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो एक पिंड है 2 किलोग्राम का, पृथ्वी तल से 10,000 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, और इस गुरुत्वाकर्षण जी के अंतर्गत वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो हमें
इसके वेग तथा कुल ऊर्जा की गणना करना है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो बताता है ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और ना ही इसको बनाया जा सकता है। ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, वरन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे कि किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है, गिरती हुई कोई वस्तु है, उसके अंदर जब कोई वस्तु गिर रही हो तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो पिंड था उसमें किस प्रकार की ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, और जब वो नीचे की ओर गिरा तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा थी किसमें परिवर्तित हो गई, वो हो गई गतिज ऊर्जा के रूप में। और पूछा क्या है, इसकी कुल ऊर्जा। ठीक है, कुल ऊर्जा यानी कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, वो नियत रहेगा। ठीक है, हमें सबसे पहले पिंड का वेग ज्ञात करना है, और वेग ज्ञात करने के लिए पिंड का पृथ्वी तल पे पहुंचने पर जो वेग होगा वो होगा गति के तृतीय समीकरण से। वेग और स्थिति समीकरण, ये तीसरा समीकरण गति के तृतीय समीकरण से आते हैं। देखिए, गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर बराबर गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब यहाँ पे जो वस्तु कहाँ पर था, 10,000 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर था। ठीक है, उस समय उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, वो अपनी स्थिति में था। ठीक है, इस वजह से उसका जो वेग था प्रारंभिक, उस वस्तु का वेग क्या हो रहा होगा, 0, यानी कि प्रारंभिक वेग वस्तु का 0 मानेंगे। और जब वो नीचे गिरना प्रारंभ हुआ तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगी, तो उसके अंदर अंतिम वेग आएगा, उसकी हम गणना करेंगे, वही उसका क्या होगा, वेग होगा। ठीक है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। वस्तु का प्रारंभिक वेग u इक्वल्स टू 0। अंतिम वेग उसमें रहेगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, फिर यहाँ पे पावर 0 प्लस 2, और g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू और यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि g का मान कितना है, g बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें h पिंड की ऊंचाई h बराबर 10,000 सेंटीमीटर है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। सेंटीमीटर है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो 10,000 बटा 100 से भाग करेंगे तो सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में। तो ये हो जाएगा 100 मीटर। अर्थात जो पिंड हमारा है, पिंड पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, पिंड की ऊंचाई h इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ डाटा मिल गया। अब हमारी जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन 1 में पुट हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये u की पावर 0, u की स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी हो गई, यहाँ पे u स्क्वायर, u 0 हो गया, इसकी पावर 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2, g की वैल्यू कितनी हो गई, g की वैल्यू हो गई 10, और h कितना हो गया
100। एच कितना हो गया, 100 हो गया। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू ये 10 है, 10 को हम 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पे इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, हमें कुछ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट अप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 100। ठीक है, 100 से 10 बाहर निकला, 100 से 10 बाहर निकला और ये 2 का पेयर, ये भी 2 बाहर निकला है, अंडर रूट कितना बचा 5। ये बुक में जो पिंड का जो वेग आ रहा है, वस्तु का जो वेग है वो कितना है, ये है अभी 20, 10 गुना 20 और 20 अंडर रूट 5 आएगा, ये इसका मान आ गया। ठीक है, जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा की गणना करने के लिए, और जो पिंड में जो पहले स्थितिज ऊर्जा थी वो क्या हो जाती है, किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो ऊर्जा किस रूप में हो गई, गतिज ऊर्जा। पिंड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी वो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 किलोग्राम, और वी स्क्वायर की वैल्यू आप सीधे रख सकते हैं। तो कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू है 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 गुना 100, 20 गुना 100 कर दिया, ये कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2000। 20 गुना 100 कितना हो जाएगा, 2000, और इसका मात्रक कितना होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का 2000 हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन संख्या 11, जिसमें कहा जा रहा है 10 किलोग्राम की एक ट्रॉली को एक स्प्रिंग से इतना सटाकर रखते हैं कि स्प्रिंग दबी रहे। ट्रॉली को छोड़े जाने पर स्प्रिंग के धक्के से 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ कर देती है। 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ कर देती है। दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी थी। इसको ज्ञात करने के लिए स्प्रिंग से ट्रॉली को दबाया गया, जब छोड़ा गया तो ट्रॉली का जो वेग था वो 4 मीटर पर सेकंड हो गया, और ट्रॉली का जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम दिया हुआ है। तो हमें स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को बताना है। ठीक है, स्प्रिंग की जो ऊर्जा है वो पहले कितनी थी, स्थितिज ऊर्जा थी, लेकिन जैसे ही छोड़ा गया तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से यदि किसी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, ठीक है, स्प्रिंग को छोड़ा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, पहले हम गतिज ऊर्जा को काउंट कर लेंगे, और जो गतिज ऊर्जा होगी वही उसमें किस रूप में संचित थी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित थी। एक बार हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रॉली का द्रव्यमान, ट्रॉली का द्रव्यमान कितना है, m इक्वल्स टू ये है 10 किलोग्राम। फिर इसमें वेग कितना उत्पन्न हो गया, वेग आ गया, जैसे स्प्रिंग से सटा के रखी थी और छोड़ा गया तो 4 मीटर पर सेकंड का वेग जनरेट हो गया। तो ट्रॉली गति करने लगी, तो ट्रॉली में जब गति की तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार एक ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ट्रॉली की गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये हाफ एम और वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना जाएगा, हाफ एम की वैल्यू कितनी है 10 है, और वी स्क्वायर की वैल्यू 4, और 4 का वर्ग 4 गुना 4, 2 कम तो 2 गुना 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई,
10 गुणा 4 दूनी 8 यानी कि 80 जूल। अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्राली की गतिज ऊर्जा अभी आई है, ये प्रारंभ में किस रूप में थी? ये प्रारंभ में स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में थी। अतः ठीक है, जो वर्तमान में ट्राली में गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभ में स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में थी, जिसका रूपांतरण गतिज ऊर्जा के रूप में हुआ। अतः यही ऊर्जा स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्रारंभ में संचित थी। प्रारंभ में जो स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या निकलेगा? स्थितिज ऊर्जा U = 80 जूल। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो बता रहा है कि 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल देने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसे हम अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण E = mc² से हल करेंगे, जो कहता है कि अगर m द्रव्यमान की क्षति होती है तो उसके एवरेज में बराबर हमको जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मान कितना होता है? उसका मास और गुणे क्या होता है? c का स्क्वायर। c जहाँ पे प्रकाश की चाल है, c जहाँ पर प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए द्रव्य ऊर्जा समीकरण, ये आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है। आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के ऊर्जा समीकरण से, अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से E = mc², जहां पर E क्या है? जब m द्रव्यमान डिफेक्ट होगा यानी कि उसका विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो उसमें प्रकाश की चाल के वर्ग और मास के गुणनफल के बराबर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और जहां c प्रकाश की चाल है, कितनी होती है? c की वैल्यू कितनी है? c बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, अब 1 ग्राम द्रव्यमान है, ये तो c हो गया। m की वैल्यू बताते हैं, ये प्रकाश की चाल हो गई। ठीक है, द्रव्यमान कितना था? कितना नष्ट करना है द्रव्यमान? तो ये कितना होता है? ये कितना दिया गया है? 1 ग्राम। 1 ग्राम जो होता है इसको किलोग्राम में चेंज करना होगा। 1000 से भाग किस में चेंज होगा? किलोग्राम में। कितना इसको हम लिख सकते हैं? 0.001 kg लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये m हो गया और ये c की वैल्यू हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो प्राप्त ऊर्जा का मान जो होगा, प्राप्त ऊर्जा E बराबर कितना हो जाएगा? m × c। समीकरण 1 से m का मान कितना है? 0.001 × c का मान कितना है? c का मान है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1.001 × 3 × 9 और 8 दूनी 16, ये 3 से 9 और 8 का स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में लाना है, तो 1 × 10⁻³
-3 इंटू 9 इंटू 10⁻16, 9 इंटू 10⁻16। अब यहाँ पे 9 आगे आया और यहाँ पे 10 की पावर 16 में से 3 चला गया, तो यहाँ पे 10 की पावर 13 या फिर 90 गुणे 10 की घात 12। यहाँ पे इसका मात्रक कितना है? जूल। तो यानी कि 1 ग्राम द्रव्यमान के नष्ट होने से 1 ग्राम द्रव्यमान के नष्ट होने से हमको 90 गुणा 10 की पावर 12 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। कुल ऊर्जा का मान जो हमने प्राप्त किया है E बराबर 90 गुणा 10 की पावर 12, इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ये 1 ग्राम द्रव्यमान के नष्ट होने से है। ये छोटी मोटी मात्रा में ऊर्जा नहीं है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। ये 90 ट्रिलियन जूल ऊर्जा है, ठीक है। और यह ऊर्जा 21.5 किलोटन TNT के बराबर है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन के बराबर है, विस्फोटक है। और इसके बारे में ये जो, हेलो बच्चों, हम लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कह रहा है कि 18 मीटर ऊंची तथा 10 किलोलीटर क्षमता की पानी की टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए किस सामर्थ्य की मोटर लगानी पड़ेगी। एक बार प्रश्न को समझते हैं। एक पानी की टंकी है, जो पानी की टंकी है और ये धरातल से 18 मीटर ऊपर की ओर रखी है, ठीक है। 18 मीटर ऊपर की ओर रखी है। इसको आधे घंटे में भरना है। आधे घंटे में इस टंकी को भरना है, ठीक है। तो और ये टंकी की क्षमता कितनी है? टंकी की क्षमता, इसका जो आयतन बताया है, टंकी की कितना आयतन हो सकता है? इसकी जो क्षमता है 10 किलोलीटर, 10 किलोलीटर है इसकी क्षमता, ठीक है। कह रहे हैं इस टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए, आधे घंटे में पूरी टंकी हमारी फिल हो जाए तो किस सामर्थ्य वाले मोटर को हमें लगाना पड़ेगा। तो हमें वो सामर्थ्य ज्ञात करना है। हम जानते हैं P बराबर W/T। और जो ये क्या है? एकांक समयकृत कार्य है, ठीक है। कार्य जो है संभावित विद्युतीय ऊर्जा के बराबर होगा जब वायु या घर्षण बल क्या हो, घर्षण बल का प्रभाव नगण्य रहे, तो यहाँ पे कार्य ऊर्जा के बराबर हो जाता है। यहाँ पे T आ गया, ठीक है। यानी P=mgh/T। इन सारे फैक्टर्स को हमको क्या करना है? जल्दी से काउंट करना है। H दे रखा है, कितना दे रखा है? 18 मीटर, निकल गया। टाइम G 10 मीटर मानिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। M तो टंकी की क्षमता, पहले मास को ज्ञात करने के लिए, मास ऐसे नहीं ज्ञात करेंगे, सबसे पहले टंकी की क्षमता से देखते हैं। टंकी की क्षमता कितनी है? टंकी की क्षमता कितनी है? 10 किलोलीटर है, यानी 10 गुना 1000, 10,000 लीटर। 10,000 लीटर को 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 0.001 मीटर क्यूब, ये होता है। तो 10,000 लीटर जो पानी है, 10,000 लीटर जो पानी है, इसका जो आयतन होगा यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे? ये कितना होगा? मीटर क्यूब में चेंज करना है आयतन के लिए। तो यहाँ पे 10,000 बटा, ये इसका मतलब होता है 0.001 का मतलब होता है कि दशमलव काटा 1 लगाए, यहाँ पे 3 जीरो। 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से इसको क्या करते हैं? भाग करते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे ये मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो यानी कि 10,000 लीटर में ये 10 मीटर क्यूब पानी आता है, ठीक है। ये इसका आयतन आ गया V। अच्छा, ये तो हो गया V आ गया, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं कि ये जो पानी है,
आधे घंटे में पूरी टंकी हमारी फिल हो जा रही है, जिसकी क्षमता 10 किलोलीटर है। इसमें जो पानी आया है इसका द्रव्यमान, पानी टंकी में भरे पानी का द्रव्यमान, टंकी में भरे पानी का द्रव्यमान हमें बताना है कि आधे घंटे में कितना पानी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हमें घनत्व से पता चलेगा। एकांक आयतन में उपस्थित सकल द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होता है? घनत्व होता है। तो m बराबर क्या हो जाता है? ये रो और v हो जाता है। m की वैल्यू रो हो गया और v, रो क्या है? पानी का घनत्व, और m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? v क्या होता है? v होता है जिस टंकी में आयतन, ठीक है, पानी भरा गया है। ठीक है, और जो पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व कितना होता है? वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इस वजह से हमने इसको मीटर क्यूब में चेंज किया है। यहाँ पे किलोग्राम, तो पानी का द्रव्यमान हमको किलोग्राम में ज्ञात हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1000 है और आयतन हमारा किस में निकल आया है? मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? टोटल पानी जो टंकी में फिल हुआ है उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1000 और इसमें 10 से गुणा, 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000 किलोग्राम निकल आया। ठीक, आगे फिर अब हमारा m हो गया, g हो गया, h हो गया, और t ज्ञात करना है। t समय दे रखा है। समय कितना दे रखा है? समय t की वैल्यू बताया है कि आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 30 गुणा 60, 30 गुणा 60 का मतलब 1800 सेकेंड, 1800 सेकेंड। अच्छा, ये हमारा भी ज्ञात हो गया। फिर अब हमें इस इक्वेशन में सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमें सीधे सीधे समीकरण 1 पे पहुंच जाना है। समीकरण 1 से आप सारे मानों को उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। m की वैल्यू कितना निकाले बच्चा? यहाँ पे 10,000 निकाले हो। m की वैल्यू 10,000 निकाले हो। g की वैल्यू कितने निकाले हो? 10 निकाले हो। h की वैल्यू कितना निकाले हो? 18 निकाले हैं। और फिर t की वैल्यू कितना निकाले हो? 1800 निकाले हो। अब यहाँ पे t की वैल्यू को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। 1 0 से 2 0, 2 0 यहाँ गए। ठीक है, 18 से 18 गया, बाकी बचा 20 कितना बचा? यहाँ पे 1000, ये वाट है। इस पावर वाले मोटर को हमें लगाना पड़ेगा, तब हमारी जो टंकी है जो 10 किलोलीटर क्षमता वाली है, अगर हम 1000 वाट की सामर्थ्य वाली मोटर को लगा दें तो आधे घंटे में हमारी टंकी भर जाएगी। हमें लगता है आपको हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमें भी आपकी बहुत ज़रूरत है, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हर सभी टॉपिक्स को एक बार देखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे अपने टॉपिक को समझाने की, बताने की, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की। धन्यवाद।